ये मैच देख के ऐसा लगा ना कि यार मतलब इस मैच का क्या रिव्यू करेंगे? और मतलब दूसरा ये भी लगा कि इस मैच का रिव्यू करके क्या करेंगे? क्योंकि सीरीज़ तो खत्म हो चुकी है, इंडिया इंडिया एक्सपेरिमेंट करने के मूड से ही उतरा था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एंड देन आई रियलाइज़ यार ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया के लिए। एक तो हम सबको वो थोड़ा-सा ना एक चमाट चमाट भी नहीं, चलो एक पिंच करके जो एक वेकअप कॉल होता है ना, वो तो मिल गया। वो टीम इंडिया के लिए मिल गया, हम सबको भी मिल गया, जो हम लोग जो सब बोल रहे हैं ना कि इतनी आगे टीम है, उतनी आगे टीम है। थोड़ा-सा आप नेग्लिजेंट हो जाओ और आपको अच्छा खासा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है ना अल्टीमेटली, थोड़ा-सा आप चीज़ों को लीनिएंटली ले लो और आपको फैंटा लग सकता है। 50 रन से हारे हम लोग, कुछ कम रन से नहीं हारे। और हाँ, हम लोग फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं था आज हमारा, हमने 6 ही बैट्समैन खिलाए, 5 बॉलर थे, सब है, लेकिन न्यूज़ीलैंड भी वो सेम चीज़ बोल सकता है। न्यूज़ीलैंड के बैटिंग में भी उनका फिन एलन नहीं है, जिमी नीशम अभी भी फिट नहीं है, तो उनके 2 बॉलर्स अपना लोकी फर्ग्यूसन और काइल जेमिसन, जो उनके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, लेकिन बॉलिंग का हिस्सा नहीं है उनके। उनकी जगह पे अभी भी वो उस फोक्स को खिला रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स वर्ल्ड कप में जाते-जाते ना वापस आएँगे, और ये जो न्यूज़ीलैंड जो दिख रहा है ना, ये न्यूज़ीलैंड बायलैटरल वाला और आईसीसी टूर्नामेंट वाला न्यूज़ीलैंड, ये कंप्लीटली अलग चीज़ें होंगी। ठीक है? तो फुल स्ट्रेंथ पे तो वो भी नहीं खेल रहे पूरी सीरियसनेस के साथ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग ये मैच में ना वो जो सारे पॉइंट्स थे ना, जिसकी मैंने बात की है पिछले 2-3 वीडियो में, जिसमें हमने बात की है रवि बिश्नोई की सिलेक्शन को लेके, जिसमें हमने बात की है हर्षित राणा की पोजीशन और रोल एज़ अ बैट्समैन एंड एज़ अ बॉलर को लेके, संजू सैमसन को लेके, जो छोटे-छोटे मुद्दे थे। भले ही इंडिया की डोमिनेटिंग परफ़ॉर्मेंस थी, लेकिन ये सारे छोटे-छोटे से ना ऐसे इरिटेटिंग पॉइंट्स थे, वीकनेस थे, जो इंडिया के बैटिंग के चलते मतलब क्या बोले कवर अप हो जा रहे थे। उसके नीचे शायद हम ज़्यादा उनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे थे, जिसकी मैंने इससे पहले के सारे वीडियोज़ में बात की है। आज वो सारे पॉइंट्स कहीं न कहीं एक साथ आके ना वो एक्सपोज़ हो गए कि जब आपने अपना बैटिंग लाइनअप वीक कर लिया ना, तो वो सारे पॉइंट्स सडनली एक्ज़ैजरेट हो गए, एक्सपोज़ हो गए। क्योंकि जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका वो जो स्मॉल मार्जिन भी रहता है ना, वो सडनली एक्सप्लॉइट होके, क्योंकि अपोज़िशन भी खेलने आए, जीतने आए, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उनके भी हैं। तो वो सडनली एक्सप्लॉइट होके ना वो वीकनेस काफ़ी बड़ी बन जाती है। सडनली फिर वो 50 रन की डिफीट में रिज़ल्ट करती है। तो वो हुआ आज के मैच में। सो इन दैट सेंस आई एम हैप्पी जो हुआ है। ये वेकअप कॉल शायद हम सबके लिए ज़रूरी था। और मैच की अगर बात करें तो न्यूज़ीलैंड ने भी अपना वो उनको समझ में जो आ गया है कि भई इस टीम को तो 230 तक लगाना ही है। वो तो वो भी चलते चले गए। उनके भी विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन वो चलते चले, एक पॉइंट पे तो न्यूज़ीलैंड 230-240 के लिए तो सेट थी। लेकिन फिर उसके बाद बीच के ओवर्स में बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप ने विकेट्स चटकाए, थोड़ी डिसेंट बॉलिंग हुई, तो विकेट्स गिरते चले गए, लेकिन न्यूज़ीलैंड ने बोला रुके नहीं। तो उन्होंने जैसे-तैसे करके 215 तक का तो स्कोर पहुँचा दिया। बॉलिंग परफॉर्मेंस इट वाज़ ओके, बट आई थिंक हर्षित राणा, जो हमने पहले भी बात की है, ही इज़ नॉट योर सेकंड पेस बॉलर, ही इज़ नॉट इवन योर थर्ड पेस बॉलर। अगर बुमराह, अर्शदीप के बाद वो तीसरा पेस बॉलर भी नहीं है। उससे अच्छा काम तो ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे करके दे रहे हैं। उन दोनों की एवरेज इस सीरीज़ में इकोनॉमी 9 के आसपास की है, 9 साढ़े 9 के आसपास की है। हर्षित राणा की साढ़े 10 के ऊपर है, ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 11 की एवरेज है सीरीज़ की, और उसमें सिर्फ़ 2 विकेट्स हैं, वो भी डेवन कॉनवे की उसने जो 2 विकेट्स लिए ना, वही है उसमें, बाकी कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो बट ये भी सवाल है कि इफ नॉट हर्षित देन हू? बुमराह और अर्शदीप के अलावा आपका जो पेस बॉलिंग कैबिनेट है ना, खास करके टी20 में, वो खाली है, क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन है हर्षित, सिराज।
प्रसिद्ध कृष्णा, जो मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही देने वाले हैं आपको। तो आपने बोला कि चलो हर्षित बैटिंग, लेकिन अगर कहीं ये मैनेजमेंट सोच रहा है कि हर्षित को हम लोग नंबर 8 पे खिला देंगे, तो वो तो निकाल दो अपने दिमाग से। वो इस मैच में क्लियर हो गया। उसकी बॉलिंग ही नहीं अभी ठीक से हो पा रही, तो बाकी के कैलकुलेशंस में मत फँसो कि बैटिंग भी दे देगा वगैरह, वो भी नहीं है उसके पास। तो उसने तो आज 13.5 के मतलब इकोनॉमी से रन्स खाए, उसकी बदौलत न्यूज़ीलैंड पहुँच गई 215 तक। उसके बाद मतलब पता नहीं, आई थिंक संजू या फिर अभिषेक शर्मा ने डिसाइड कर लिया है कि हम में से कोई तो एक तो तुरंत निकल लेगा। हम दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे, हम में से एक ही खेलेगा। तो इस बारी अभिषेक शर्मा ने वो कर दिया। बट ठीक है, अभिषेक शर्मा के बाकी के टाइम तो रन्स बना रहा है, लेकिन वही क्विक विकेट्स गिरी, सूर्या की क्विक विकेट गिरी। लेकिन ये पॉइंट तक मैं खुश था, कि ये पॉइंट तक मैं आई वाज़ हैप्पी कि लाइक मतलब दिस वाज़ लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन मोस्ट चैलेंजिंग पोज़ीशन। और उसके बाद मैं होप कर रहा था आज का मौका है इन सब के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला, इनको क्रक्स सिचुएशन में बैटिंग करनी चाहिए। संजू के ऊपर तो सवाल है ही। तो इन चारों के पास ना ये बहुत बढ़िया मौका था टू बी ऑनेस्ट आज वो प्रूव करने का। एंड आई वाज़ हैप्पी टू सी कि रिंकू सिंह को जल्दी भेज दिया। सो बट नहीं हो पाया। मतलब संजू सैमसन की बैटिंग देखते हुए लग रहा है कि यार शायद नहीं, शायद ईशान किशन व्हेन ही गेट्स फिट, तो ईशान किशन का मौका बनता है। संजू सैमसन इतना आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है ना, इतना टेंटेटिव लग रहा है ओवरऑल इस बैटिंग गेम में। वो जितना पूरा का पूरा स्पिनर्स पे भी बैक फुट पे जाके खेलना, फीट्स नॉट मूविंग एट ऑल, टाइमिंग भी ठीक से नहीं हो रही, ज़रूरत से ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा है और वो दिख रहा था कि कभी ना कभी तो विकेट जाना है। लेकिन फिर भी मतलब इंडिया ने 2 विकेट जाने के बाद भी ना 6 ओवर में ठीक-ठाक कर लिया था, नॉट ग्रेट बट 53 रन्स बना लिए थे। मतलब ऐसे नहीं हुआ था 2 विकेट्स गए तो वो वाला नहीं हुआ जो सेकंड टी20 में हुआ था कि ईशान किशन ने तोड़ ही दिया था 6 ओवर में 75 कर दी। लेकिन 53 तो गेम में बने बने रहने लायक टीम ने टोटल बना लिया। लेकिन वो 6 से 9 ओवर के बीच में इंडिया ने 16 बॉल में कुछ 11 रन्स बनाए सिर्फ। 11 भी नहीं 10 रन्स बनाए 16 बॉल में। मतलब पावर प्ले खत्म होने के बाद अगले 16 बॉल में इंडिया ने 10 रन्स बनाए और 2 विकेट खो दिए। तो मुझे लगता है वहाँ पे कहीं न कहीं मैच गुम गया। वहाँ पे जो ज़िम्मेदारी मतलब संजू सैमसन को उठानी चाहिए थी, वो ही फेल्ड कंप्लीटली। हार्दिक पांड्या वाज़ ट्राइंग टू हार्ड। वो तो शिवम दुबे आया और उसने जो मैच पलटा तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसने जो मैच बनाया ना, ये किसी ने नहीं सोचा था। और मैं वही बोलना चाहूँगा कि क्यों ये हुआ? जिसकी हमने अगेन आप अगर पिछले कुछ वीडियोज़ जाके देखो ना, तो उसमें हमने बात की है कि शिवम दुबे का आइडियल पोज़ीशन है वो नंबर 5, एसेंशियली जहाँ पे उसको 10 ओवर के मार्क पे आस-पास वो खेलने के लिए आ जाए, जहाँ पे उसको वो स्पिनर्स को टारगेट करने की मतलब चांस ज़्यादा मिले, वहाँ पे उसके सक्सेस के चांस ज़्यादा है। आज शिवम दुबे आया 9वें ओवर में और आते से ही उसने पहले ओवर पे पहली बॉल पे सैंटनर को छक्का लगा दिया। उसके बाद सैंटनर को भी ये चीज़ पता चल गई कि यार भई इसको स्पिनर्स देके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसने वो हटा दिए और वो फोक्स वगैरह को लेके आया। ल शिवम दुबे ने उनके खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन इश सोधी को जो उसने धोया ना, उसने 29 रन स्कोर किए उस ओवर में और ये शिवम दुबे की स्ट्रेंथ है। और ये सिर्फ शिवम दुबे की स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब ये जो मैचअप है ना उसका स्पिनर्स के अगेंस्ट वो इतना स्ट्रांग है ना कि इट फोर्सेस अपोजिशन कि वो कुछ अलग करें। उसकी उसके चलते ना सैंटनर ने अपनी स्पिन बॉलिंग रुकवा दी ऑलमोस्ट। वो सोधी के ओवर के बाद उसने स्पिन बॉलिंग डाली ही नहीं, क्योंकि उसको पता था एक ओवर और अगर इसने 20-25 रन का अगर खा लिया ना, तो फिर तो मैच इंडिया के फेवर में झुक जाएगा। तो आप अगर शिवम दुबे को अगर वो मिडल ऑर्डर में भेजते हो, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज़ कर सकता है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि वो अपोज़िशन के प्लान्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। जहाँ पे अपोज़िशन कैप्टन इज़ फ़ोर्स्ड कि उसका कोई पेस बॉलर आए
और शिवम दुबे बॉलिंग करे ताकि उसके उसके स्पिनर्स को प्रोटेक्शन मिले वो। और आज अगर आप देखोगे तो आखिरी के 5 ओवर में न्यूज़ीलैंड के 2 ओवर्स बचे थे स्पिनर्स के, क्योंकि 15वें ओवर तक शिवम दुबे फील्ड पे था, तब तक फिर से ईश सोधी के उस ओवर के बाद फिर से वो बॉलिंग ही नहीं हुई स्पिनर से। और अगर हमारे कुछ विकेट्स हाथ में रहते ना, कुछ विकेट्स, तो और 15वें ओवर के बाद आप सोचो कि 2 स्पिनर्स के ओवर बचे, तो वो कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जा सकते थे। तो उसके लिए मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट हिज स्ट्रेंथ, बट आपको कभी-कभार ऐसा कुछ करना होगा जो अपोज़िशन के प्लान्स को भी डिसरप्ट कर सके। दैट शिवम दुबे कैन डू। आज उसने इंडिया की 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी, सॉरी हाफ सेंचुरी लगाई है। परसों हम लोग अभिषेक के लिए पागल हो रहे थे, 14 बॉल में उसने जो कर दिया। आज शिवम दुबे ने बड़े प्यार से, शांति से वो 15 बॉल में कर दिया। वो भी उसने 14वाँ बॉल डॉट खेला। उस 15 बॉल में मैं इस एस्पेक्ट की भी बात की है शिवम दुबे के, कि शिवम दुबे ने अपने पहले 15 बॉल में ना सिर्फ 1 डॉट बॉल खेला है, और वो भी था वो जो 14वाँ बॉल, ठीक है? जिसमें उसे वो डीआरएस लेके वो एलबीडब्ल्यू से बच गया। लेकिन 15 बॉल में उसने सिर्फ 1 डॉट बॉल, बाकी हर एक बॉल पे उसने सिंगल या फिर डबल निकाला है। तो उसका जो स्ट्राइक रोटेशन रहता है ना शिवम दुबे का, वो ही हार्डली वेस्ट्स एनी बॉल। मैं 15 बॉल तक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो उसने रन्स बनाए ना, उसमें ही वाज़ ट्राइंग कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रहे, क्योंकि हर्षित राणा ही बचा था यार दूसरी साइड पे। तो वो स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रहा था जो वो पहले कर रहा था रिंकू के साथ। अगर मैं उसी का मैं बात करूँ तो रिंकू से उसे कंपेयर करूँ तो रिंकू ने भी आज 39 रन्स बनाए 30 बॉल्स में। लेकिन उसमें रिंकू ने 3 चौके मारे और 2 छक्के। तो एसेंशियली रिंकू ने 5 बॉल में 24 रन्स बनाए। इसका मतलब बचे हुए 25 बॉल में रिंकू ने 15 रन्स बनाए सिर्फ। सिर्फ 15 रन्स। आप उसको शिवम दुबे की सेंचुरी के साथ कंपेयर करो, तर तो दुबे ने मतलब हर एक बॉल पे रन बनाए, मतलब दुबे ने 25 बॉल पे 25 रन बनाए। रिंकू ने वहाँ पे 10 डॉट गेंदें खेली हैं। तो वही वाला मामला था कि हर एक बॉल पे बहुत कुछ ऐसे लग रहा था, हार्दिक से भी, रिंकू से भी बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। वहाँ पे दुबे ने वो अपना बल्ला घुमाया तो छक्का जाना ही है वाला। वो उसने करके देखा, वो जिस तरीके से आउट हो गया ना यार, वो अब उसका क्या ही आप एनालिसिस करोगे, अब इट्स अ अनफॉर्च्यूनेट थिंग। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट भी नहीं, मुझे लगता है कि उसमें भी ना कहीं न कहीं वो न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स की क्रेडिट है यार, उनके फील्डिंग का क्रेडिट है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ पे अगर इंडियन बॉलर होता ना, तो वो रन आउट नहीं होना था। वो रन आउट नहीं होना था। अ, वो रन आउट छोड़ो, जो सूर्या आउट हुआ, जो कैच लिया डफी ने, वो 6.5 फीट का बॉलर है। वो पूरा पेस बॉलर है, वो पूरा झुक के ज़मीन की हाइट पे उसने वो सूर्या का कैच पकड़ा है। और ये मुझे लगता है ये हमारे हमारे बॉलर्स में नहीं है यार, ये बहुत ये एक्सेप्ट करना होगा। पता नहीं क्या है कि मतलब ये कुछ जेनेटिक्स वाली प्रॉब्लम है। हम लोग एज़ अ एथलीट हम लोग थोड़ा-सा डिस्लेक्सिक हैं, या फिर ये साइकोलॉजी मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं अपने बॉलर्स को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मानते ही नहीं कि वो मतलब बॉलिंग करते वक़्त फील्डिंग करना उनका काम है, मतलब बॉलिंग भी करूँ, कैच भी मैं ही पकड़ूँ, रन आउट भी मैं ही करूँ। इतना द आई मीन बच्चे की जान लोगे क्या टाइप्स वाला मुझे एटीट्यूड लगता है कई बार। क्योंकि आप आउटफील्ड में भी जब देखते हो ना, तो आप अपोज़िशन वाली टीम्स के बॉलर्स देखते हो, वो डाइव-वाइव सब लगा रहे होते हैं। हमारे बॉलर्स नहीं, मुझे लगता है कई बार तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार आई एम टू प्रेशियस टू डू ऑल दीज़ थिंग्स, कि मैं डाइव भी लगाऊँ, बॉलिंग कौन करेगा फिर? और वो डाइव नहीं लगाते, वो फैल जाते हैं मैदान पे। हमारे मतलब आप बुमराह को देखोगे, आप अर्शदीप, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, वो डाइव नहीं लगाते, वो फैल जाते हैं। ऐसे वो गिर जाते हैं मैदान पे बस, वो स्लाइड करना, डाइव लगाना, बॉल पिकअप करके दूसरी स्लाइड करते-करते हुए दूसरे की तरफ फेंकना, वो सब नहीं होता हमारे बॉलर्स से। बाकी की टीम वाले कर लेते हैं। मतलब न्यूज़ीलैंड में भी न्यूज़ीलैंड की भी सीरीज़ में थोड़ी घटिया फील्डिंग रही है, लेकिन इस मैच में टॉप नॉच थी। लेकिन उनकी भी जितनी खराब फील्डिंग रही है, उसमें 90% हिस्सा जिस प्लेयर का है ना,
उसका नाम भी है ईश सोधी। वो जब जैसे बॉल की तरफ भागता है ना, वो देख के मुझे लगता है ये तो इंडियन ही भाग रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये एक जेनेटिक्स की भी प्रॉब्लम है कि हम लोग उतने एथलेटिक नहीं है जितने होना चाहिए। हम लोग उन सब चीज़ों को वो स्किल सेट से यू नो कवर अप कर लेते हैं, फिर ओवरकम कर जाते हैं। हमारे एबिलिटी, हमारे स्किल्स, हमारे स्पिनर की स्किल्स, लेकिन एथलेटिसिज्म वगैरह नहीं है हमारे पास। वो इस सूदी को अकेले को देख के मुझे लगता है भाई इसके पास बॉल जाएगा ना तो फिर वो क्योंकि इंडियन ही दिखता है यार फील्डिंग करते हुए कि ये उसको उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको आगे डाइव डालूं, मारूं या स्लाइड करूं और बॉल को रोकूं या कैच पकड़ूं, और उतने चक्कर में उसके आगे बॉल निकल जाती है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड वाले भी बोलेंगे कि भाई इसकी फील्डिंग का मतलब क्रेडिट भी तुम ही रख लो। वो इंडियन है इसीलिए ये सब, इंडियन ओरिजिन है इसीलिए ये सब हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जेनेटिक्स की भी प्रॉब्लम है। खैर, तो जो भी मैच रहा, दुबे की इनिंग ने मुझे लगता है वो दिखा दिया। मैं मेरा मेरे जो ओपिनियंस थे ना भाई, वो स्ट्रॉन्ग हो गए और इस मैच के बाद कि दुबे को मिडल ऑर्डर में खिलाओ। रवि बिश्नोई को आपने क्यों, मतलब अगेन नथिंग अगेंस्ट रवि बिश्नोई यार, बट आपके पास अक्षर पटेल नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, तो उसका बैकअप सिलेक्शन रवि बिश्नोई कैसे हो सकता है? मतलब आपको फिर उसी कैटेगरी का एग्ज़ैक्टली, मतलब रवींद्र जडेजा का लाइक फॉर लाइक अक्षर पटेल हमारे पास था, वैसा नहीं मिलेगा। वैसा तो वॉशिंगटन भी नहीं है, लेकिन आपको उसी बिरादरी का प्लेयर ढूँढना चाहिए ना। आपने उसकी जगह पे लेके आ गए आप रवि बिश्नोई को, तो आज आपने जब 5 बॉलर खिलाए, आपका बैटिंग लाइनअप नंबर 6 पे खत्म हो रहा था। दुबे के बाद कोई बैट्समैन नहीं था आपके पास। सॉरी, मैं हर्षित राणा की बैटिंग इज़ जस्ट विशफुल थिंकिंग। मैं उसके बैटिंग पे भरोसे नहीं रहने वाला कि उसके बैटिंग के भरोसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मेरा टॉप ऑर्डर जाके एकदम खुला खेले क्योंकि नीचे हर्षित राणा है। आज का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर से हम लोग एक्सपेक्ट करते और वो शायद डिलीवर भी करते कि बैटिंग से जो ज़रूरी था आज के मैच में, जो पार्टनरशिप दुबे के साथ करना, किसी को खड़ा होना दुबे के साथ ज़रूरी था, वो अक्सर ज़रूर कर देता। ये भरोसा है, ये एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन ना हर्षित राणा से, ना उसकी आज की बैटिंग देख के मुझे लगा किसी को भी होनी चाहिए। वो भरोसा किसी को भी नहीं हो। वो लकी ड्रॉ है, वो निकला तो निकला, नहीं निकला तो नहीं निकला भाई। लेकिन उसको 8 नंबर पे, आज तो 7 पे खेला है, लेकिन 8 पे भी उसके बारे में मत सोचो। रवि बिश्नोई की जगह पे कोई दूसरा बंदा, दूसरा स्पिनर हू कैन बैट शुड हैव बीन इन आवर टीम एट दिस पॉइंट। क्योंकि रवि बिश्नोई ना आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आने वाला है, ना रवि बिश्नोई को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अगर वो आता भी है, तो भी खेलने का मौका मिलने वाला है क्योंकि आपके 2 स्पिनर तो कुलदीप और वरुण है। तो रवि बिश्नोई को खेलना है तो वॉशिंगटन को वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ेगा। अक्षर पटेल को भी इंजर्ड होना पड़ेगा। अक्षर पटेल इंजर्ड होता है तो भी आप दूसरा स्पिनर खिलाओगे तो कुलदीप को खिलाओगे ना। फिर कुलदीप और वरुण में से भी जब कोई इंजर्ड हो जाएगा तब आप रवि बिश्नोई को खिला पाओगे। तो वो क्यों ये सीरीज़ खेल रहा है मुझे जेनुइनली नहीं पता। एंड थर्ड थिंग इज़ कि बुमराह और अर्शदीप के बाद आपका पेस बॉलिंग कैबिनेट खाली है। आपके पास क्वालिटी टी20 का एटलीस्ट पेस बॉलर नहीं है। ये सारी मुझे लगता है जो छोटी-छोटी जो लग रही थी ना चीज़ें, जो बड़े से विशाल 200 प्लस के स्कोर के नीचे किसी को शायद दिखाई नहीं दे रही थी, वो आज के मैच में हाइलाइट हो गई है, जो मुझे लगता है बहुत सही वक़्त पे हाइलाइट हुई है। और ये चीज़ें ध्यान रख के ही हमें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। आप वो है ना नज़र हटी हुई दुर्घटना घटी वाला मामला हो सकता है वरना वर्ल्ड कप में। तो मुझे अच्छा लगा उस हिसाब से, मुझे लगा ये इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच साबित हुआ है इस सीरीज़ का और ख़ास करके बिफोर द वर्ल्ड कप। आपको क्या लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना।